हेलो गाइस, वेलकम टू सीएफ। माय नेम इज दर्शन ओझा। और लास्ट जो पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था सर? पूरे 20 एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे वहाँ पे। आज जो हम लोग करने वाले 21 से स्टार्ट करेंगे और 21 से लेके हम लोग क्या करेंगे सर, 40 तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपका हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हेड और बिजनेस हेड पूरा कवर हो जाएगा। और कुछ हद तक कैपिटल गेन के क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर दैट अगर आप उसको अच्छे चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये एमसीक्यूज बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बट वी विल ट्राई कि अगर कोई नहीं पढ़ा है, यानी सर वो सीधा एमसीक्यूज देख रहा है, तो वी विल ट्राई और बेस्ट कि हम लोग क्या करेंगे सर, एकदम इन डेप्थ सॉल्व करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं सर, अपना क्वेश्चन 21 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 21 क्या बोल रहा है? इनकम derived from a farm building situated in the immediate vicinity of a agriculture land not assessed to a land revenue would be treated as agriculture income if such land is situated in। यानी वो अपने को क्या बोल रहा है कि सर अभी मैं आपको नीचे चार ऑप्शन दे रहा हूं, तो उसको पढ़ के आप बोलिए कि कौन सा लैंड एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। यस, यानी सर वहां पे उसको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इवन वो अपना एग्रीकल्चर लैंड क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो अपने को ऑप्शन दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है एन एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर from the local limits of a municipality and has a population of 80,000 as per last census. Second, an area within 1.5 kilometers from the local limits of a municipality and has a population of 12,000 as per last census. Third, an area within 2 kilometers from the local limit of a municipality and has a population of 11 lakh as per the last census, and an area within 8 kilometers from the local limit of a municipality and has a population of 10,50,000 as per last census। यानी चार ऑप्शन दिए, बट अपने को ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है कि सर वो ऑप्शन जहां पे अपने को मालूम पड़ेगी वो लैंड कौन सी है सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सुनना भी एकदम ध्यान से। चलिए, तो मैं आपको पहले बता, अपने पास दो टाइप की लैंड होती है। एक होती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड द सेकेंड वन इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अभी सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कभी भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है। इनकम टैक्स रूरल एग्रीकल्चर लैंड, बस द पॉइंट ऐसा है कि सर आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, तो अभी कोई मेरे को पूछेगा सर व्हाट इज मीन बाय द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो मैं हमेशा उसको वही बोलूंगा कि सर भाई वो वाली लैंड जो अर्बन लैंड नहीं है। तो सर नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मीन बाय द अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर कोई भी लैंड की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, किससे 10,000 ज्यादा है, तो ये लैंड क्या बन जाएगी आपकी, अर्बन लैंड बन जाएगी। अगर सर 10,000 से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू कितना है, अप टू 1 लाख, कितना अप टू 1 लाख, तो ये तो लैंड सर आपकी अर्बन है ही है, अलोंग विथ कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर वाली लैंड क्या बन जाएगी आपकी सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख, बट अप टू कितना है, अप टू 10 लाख, तो ये तो जो लैंड है सर्कल वाली वो तो आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड रहेगी। अलोंग विथ टू की जो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा आपकी लैंड सर, अर्बन लैंड बन जाएगी। और इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, सर अगर 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है तो यस वो कितना आ जाएगा एरिया सर, 8 किलोमीटर तक कौन सा हो जाएगा आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, अगर मेरे एग्जाम्पल है जैसे पॉपुलेशन 12 लाख है, तो अपन कौन सा वाली कैटेगरी में आएंगे, पहले अपन को क्या करना है सर, कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो मैंने बोला कि मैं लास्ट वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो लास्ट वाली कैटेगरी का बोलते हैं कि इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख देन सच लैंड इज अर्बन लैंड अलोंग विद 8 किलोमीटर लैंड विल बिकम ऑल्सो योर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर कोई मेरे को पूछेगा कि सर मेरे पूरे आसपास जो सेंसस में पॉपुलेशन कितना है, 12,50,000, कितना है 12,50,000, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा भाई हम लोग कहाँ पे आ गए, लास्ट में आ गए। अभी वो क्या बोलता है कि यहां से 10 किलोमीटर की एक दूर लैंड थी जो मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा था, मैंने वो बेच दिए, मैंने क्या कर दिया, वो बेच दिए। तो क्या ये लैंड रूरल है या अर्बन है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं सीधा। सेकंड क्या पूछेंगे कि सर क्या ये लैंड पे कोई भी इनकम टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा, यानी मेरे को वो देखना है कि सर क्या ये लैंड पे कोई इनकम टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा। तो मेरे को बोलो 10 लाख तक हम लोग कितना चेक करते हैं, ओनली 8 किलोमीटर। यस, यानी 8 किलोमीटर तक कौन सी लैंड होगी आपकी, अर्बन लैंड, और उसके बाद में कौन सी होगी, रूरल हो जाएगी। यस, तो मेरे को बोलो 8 किलोमीटर तक आपकी अर्बन लैंड है, इट मींस ये तो हो जाती है टैक्सेबल।
बट अगर रूरल है तो ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अपने को मेरे हिसाब से आपको समझ गया रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन चेक करते हैं, सुनना भी ध्यान से। पहला ऑप्शन है एन एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 80,000 एज पर द लास्ट सेंसस। चलिए, तो वो क्या बोलता है कि सर पॉपुलेशन कितना 80,000 है, तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊंगा सर, मैं पहले में कवर हो गया, सॉरी सेकंड में मैं कवर हो गया 1 लाख, अपना 10,000 टू 1 लाख। और वहां तक क्या बोला है, अगर यहाँ से 2 किलोमीटर तक की लैंड क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर अर्बन लैंड, बराबर, यस। तो यहाँ पे मेरे पास पॉपुलेशन कितना 80,000। तो मैं क्या बोलूंगा, देख अगर भाई तेरे पास पॉपुलेशन 80,000 है, तो ये जो लैंड है, जो तेरा एरिया है, वो तो अर्बन एरिया ही है। अलोंग विथ 2 किलोमीटर वाला एरिया भी क्या बन जाएगा, तेरा अर्बन एरिया बन जाएगा। बट वो मेरे को क्या बोलता है कि सर हमने कौन सा लैंड बेचा, 3 किलोमीटर दूर वाला। तो भाई 3 किलोमीटर दूर वाला बेचा है, मतलब वो लैंड कौन सा आपका, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कौन सा है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और वो लैंड पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, ये सुन लो, बराबर। और उस पे जो भी आप इनकम अर्न करोगे दैट विल बी योर एग्रीकल्चर इनकम, यस। चलिए, तो यहाँ पे आंसर कौन सा अपना ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सैलरी हेड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अनिरुद्ध स्टे इन न्यू दिल्ली, हिज बेसिक सैलरी इज 10,000 पर मंथ, डीए कितना है 60% ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ पे इज रुपीज 6,000 पर मंथ। यानी डीए टोटल कितना 6,000, आउट ऑफ सर 60% विल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। एचआरए इज 5,000 पर मंथ, यानी उसको एचआरए भी मिल रहा है। He is entitled to a commission of 1% on the turnover achieved by him. Anirudh pays a rent of rupees 5,500 per month. The turnover achieved by him during the current year is rupees 12 lakh. Yes. The amount of HRA exempt under section 1013 है। अपने को बोल रहा है कि सर कितना HRA क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे सर, चेक करते हैं कितना HRA क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। सुनना भी एकदम ध्यान से। तो HRA में अपने पास 3 था। पहला कौन सा था, एक्चुअल HRA रिसीव, लिस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी exempt. द फर्स्ट वन इज एक्चुअल HRA रिसीव। सेकंड कौन सा था सर, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। थर्ड कौन सा था, आइदर 40 और 50। तो मैं आपको बताता हूँ 40% कभी लेते हैं जब हम लोग नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, और 50% तभी लेंगे जब हम लोग क्या करते हैं सर, मेट्रो सिटी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है सर, अनिरुद्ध स्टे इन द न्यू दिल्ली, मतलब वो मेट्रो सिटी में रह रहा है। तो हम लोग कितना लेंगे सर, 50% ऑफ सैलरी। चलो, एक्चुअल एचआरए कितना मिला, क्वेश्चन में अपने को क्लियरली दिया हुआ है सर, एचआरए मिला कितना 5,000 पर मंथ। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 60,000, यस। रेंट पेड सर दिया हुआ है 5,500 पर मंथ है, तो मेरे को बोलो 5,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है 66,000। बट माइनस क्या करना है, 10% ऑफ सैलरी। चलिए, अपने को सैलरी ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखा 50% ऑफ सैलरी। तो अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर सैलरी में क्या क्या लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ एचआरए की सैलरी में हम लोग लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। बेस्ड ऑन यानी टर्नओवर के हिसाब से जो आप कमीशन पे कर रहे हो वो आपको लेना पड़ेगा। चलिए, तो मेरे को बोलो क्वेश्चन में सैलरी कितना दिया 10,000 पर मंथ, तो 12 महीना कितना होगा 1,20,000। कैसे आया सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सेकेंड, डीए इन टर्म्स, यानी जो रिटायरिंग पार्ट, रिटायरमेंट का बेनिफिट होता है वही डीए हम लोग लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि सर जो डीए हम लोग 6,000 पे करें ना, उसमें से आउट ऑफ 60% विल बिकम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, कितना लेते हैं 60% ऑफ 6,000। बट ये तो पर मंथ का है, अपने को कितना लेना 12 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो चलिए, अपने पास 1% है, और मैंने टर्नओवर कितना अचीव किया 12 लाख। आ जाइए, 1,20,000 प्लस 6,000 का 60% निकालिए, कितना होता है 60% मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, कितना आता है 43,200 प्लस 12 लाख का 1% कितना होता है 12,000। चलिए, तीनों को ऐड करो, आपको ये वाला सैलरी आ जाएगा जो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो कर लो ऐड, मैं भी ऐड करो, साथ में आप भी करते रहो। 1,20,000 प्लस 43,200 प्लस 12,000 कितना आता है सर 1,75,200। चलिए, यस। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 1,75,200, यानी 66,000 में से आपकी सैलरी का 10% आपको क्या करना है, लेस कर देना है। 50% ऑफ 1,75,200। चलो, कितना आता है, पहला आ गया आपका। सेकंड कितना आएगा सर
10% लेस कर दिया 66,000, 48,480 ओके। एंड लास्ट कौन सा आता है 175 200 मल्टीप्लाई बाय 50%, 87,600। तो अगर कोई मेरे को बोलेगा एग्जेम्पशन मिलेगा विच एवर इज लोअर, तीनों में छोटा कौन है 60, 48, 480 या 87,600, तो आपका आंसर कौन सा है सर? तीनों में छोटा कौन सा 48,480, देयरफॉर अपने को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 48,480। यस, तो होप सो आपको ये क्या होगा क्लियर हो गया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, where there is a decision to increase the DA in March 2021, यानी वो क्या बोलते हैं कि सर हमने 2021 में DNS अलाउंसेस इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है with retrospective effect from 1st April 2019 and the increased DA is received in April 2021, the increase is taxable। यानी वो क्या बोलता है सर डिसीजन कहाँ पे लिया 2021 में, बट उसको मिला कभी 21-22 में 4 अप्रैल में मिला, ठीक है। तो हम लोग सर टैक्सेबिलिटी उसका क्या होगा, तो याद रखना सैलरी क्या बोलता है भाई, जिस टाइम पे ड्यू हो गया ना वही टाइम पे आपको टैक्स भरना है, ठीक है। तो मेरे को बोलो ड्यू कभी हो गया था 2021 में हो गया, तो टैक्सेबल भी कभी होगा 2021 में होगा, बिकॉज सेक्शन 15 itself says that salary will be taxable either on due basis or received basis whichever is earlier। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, आपका आंसर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर बी, इन द प्रीवियस ईयर 2021। चलिए नेक्स्ट आते हैं 24, Anand is provided with the furniture to the value of 70,000 along with house from February 2020। The total hire charges paid by his employer for hire of furniture is 5,000 per annum। यानी सर उसको क्या दिया 70,000 का फर्नीचर दिया, कितने का दिया सर 70,000 का फर्नीचर दिया है। Yes, the actual hire charges paid by his employer for hire of furniture is 5,000 per annum। Yes, यानी वैल्यू 70,000 का, बट उसको से कितना दिया अपन ने 5,000, जिससे ही मैंने खरीद के लाया हायर पे, मैंने उसको 5,000 पे किया। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस फॉर AY 21-22 इज, यानी वो क्या बोलता है सर हम लोग फर्नीचर का वैल्यू कितना करेंगे। मैं आपको पहले समझाता हूँ एग्जैक्ट हो क्या रहा है। ये एम्प्लॉयर है, ये कौन है एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय को घर किसने दिया सर, एम्प्लॉय ने दिया है। उसके बाद में एम्प्लॉयर ने क्या किया, एक फर्नीचर रहेगा जिसका वैल्यू कितना है 70,000, कितना है 70, बट ये एम्प्लॉयर का नहीं है, ये तो खुद उसने किसी पर्सन से भाड़े पे लाके फिर इसको दिया है। तो ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयर जाएगा उसको बोलेगा कि भाई आप अपना फर्नीचर दीजिए, मेरे को मेरे एम्प्लॉय को फर्नीचर भाड़े पे देना है। तो जो भाड़े पे देगा ना वो फ्री में थोड़ी देगा, वो क्या बोलेगा नहीं मैं तो 5,000 रुपया पर एनम क्या करेगा चार्ज करेगा, क्या करेगा चार्ज करेगा। बोला ठीक है हम आपको आपका अमाउंट देंगे, बट मेरे को बोलो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है हायर की। तो याद रखना अगर भाड़े पे लाके दिया है तो बेनिफिट क्या होगा, जो भी हायर चार्जेस पे किए, यानी एम्प्लॉयर ने जो भी हायर चार्जेस पेड दैट विल बी द बेनिफिट टू द एम्प्लॉई। इट मींस योर राइट आंसर इज 5,000 बिकॉज सर एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है 5,000 पर एनम। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मिस्टर कश्यप रिसीव्ड अ बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, यानी सर मिस्टर कश्यप की बेसिक सैलरी कितनी है सर 20,000 पर मंथ। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है सर 2,40,000। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ही आल्सो रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ऑफ ₹3,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। यस, यानी उसको 3 बच्चों को कितना मिला है सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 3,000 रुपया मिला है। तो एज वी ऑल नो कि सर जितने 2 बच्चे अप टू 2 चिल्ड्रन 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड क्या होता है एग्जाम होता है। यस, तो अगर मैं 100 रुपीज लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 12, यानी उनको एग्जाम कितना मिलेगा 1,200 का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये 3 बच्चे 1 2 और 3, अभी तीनों बच्चों को 1,000 रुपया क्या मिलता है एडुकेशन अलावेंसेस, कितना क्या मिलता है उसको एडुकेशन अलावेंसेस, ठीक है। अभी एज वी ऑल नो कि सर इसमें से एम्प्लॉय 2 बच्चे का एग्जेम्पशन ले सकता है, यानी इसका इसका जो भी उसको अच्छा लगे, यानी देखो तीनों का 1,000 ही है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती। तो उसने क्या किया पहले 2 बच्चों का ले लिया, बट यार अपने को मालूम है कि सर 100 रुपया पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, यानी यहाँ पे तो 1,200 आ जाएगा, बट याद रखना यार एग्जेम्पशन कभी भी आपके मेन रिसीव अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे मालूम है आपको, इसमें 1,000 मिल जाएगा, यहाँ पे सेकंड का 1,000। अभी तीसरे बच्चे का एग्जेम्पशन हम लोग नहीं ले सकते, यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1,200 में से 200 वहां पे लॉस हो गया 200 यहाँ पे हो गया, नहीं भाई एक ही बच्चे का मिलेगा, कितना मिलेगा 100 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12, यानी वही बच्चे के लिए मिलेगा। आप जो वहां पे कवर नहीं हुआ उसको आगे लेके नहीं जा सकते। तो पूरा का पूरा ये बच्चा क्या हो जाएगा अपने लिए टैक्सेबल। चलिए तो यहाँ आते हम लोग क्या बोलेंगे 1,000 रुपया टैक्सेबल। चलो
नेक्स्ट आते हैं एंड ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज ऑफ 1800 पर मंथ। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज, ये पूरा का पूरा क्या होता है आपका टैक्सेबल, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है 21,600। यस, चलिए टोटल हमारी कितना आता है 2,40,000 प्लस 1,000 प्लस 21,600, 2,62,600। यस, अभी वो क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग ही इज नॉट ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर 115 बीएसी, चलो ठीक है, द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू द टैक्स फॉर पी बाय 2021 इज, यानी कितना अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो अभी याद रखना, यहाँ तक अपना गेम खत्म नहीं हुआ है, ये तो क्या आगे मालूम है ग्रॉस सैलरी, कि चलो सर इतना सैलरी आपका ग्रॉस है, बट याद रखना जब भी मैं टैक्सेबल सैलरी निकालूंगा सबसे पहले काम क्या करना है, अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है 16(1)(a) में। कहाँ पे देना है 16(1)(a) में। क्या होगा सर, जितना आपका सैलरी है और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो मेरा सैलरी कितना 2,60,600 और 50,000 दोनों में छोटा कौन है 50,000 है। तो जैसे मैं इसको लेस करूं कितना आ जाएगा 2,12,600, कितना आ जाएगा 2,12,600। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर बी, दैट इज 2,12,600। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ भरत लिमिटेड। चलिए, यानी जगत क्या एम्प्लॉय है कहाँ पे सर, भरत लिमिटेड में। याद रखना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में आपको दोनों के नाम भी ढंग से याद रखने हैं कि एम्प्लॉयर कौन है एम्प्लॉय कौन है। A cellular company operating in the regions of Eastern India. It is engaged in manufacturing of cellular devices during FY 2020-21. Following transaction were undertaken by Mr. Jagat. यानी जगत ने क्या क्या सर कुछ ट्रांजेक्शन किए वो आपको बता रहा है। पहला कौन सा, he attended a seminar on purchase valuation. सेमिनार फीस ऑफ रुपीज 12,500 वॉज पेड बाय दी भरत लिमिटेड। देखो ये अगर आप देखोगे पूरा का पूरा बिजनेस बेनिफिट है, यानी ये कोई भरत ने जगत ने पर्सनल काम के लिए नहीं किया है, ये टोटल कौन सा आपका सर पूरा का पूरा बिजनेस के लिए। और याद रखना जब भी आप कोई भी बेनिफिट बिजनेस के लिए मिलता है, यानी बेचारे ने बिजनेस के लिए काम किया है और फिर उसको कोई अमाउंट मिल रहा है, तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, यानी वो कभी बेनिफिट काउंट नहीं होता है। एक एम्प्लॉय को आप पूरा बिजनेस के लिए बेचारे को बाहर भगा रहे हो, बाहर घुमा रहे हो उसको, और फिर उसको आप उसका खर्चा दे रहे हो, तो आप नहीं बोल सकते कि भाई ये बिजनेस का है, यानी आप, क्योंकि उसने यूज किसके लिए किया है, उसने यूज भी बिजनेस के लिए ही किया है। तो ये मैं क्या बोलूंगा, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। यस, बिकॉज सर ये कौन सा बिजनेस पर्पज है। नेक्स्ट आते हैं, ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु और सन ऑफ मिस्टर जगत पेड टू द प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नॉट हैविंग एनी टाइप विद भरत लिमिटेड was reimbursed by Bharat Limited. Amount of fees was 25,000। यानी ये मालूम है जब मैंने पढ़ाया हुआ लेक्चर्स तो वहां पे लिखा है कि एजुकेशन फैसिलिटी द फर्स्ट वन इज पेड, सेकंड कौन सा फ्री। तो ये पेड में आता है, कैसे आता है सर, कि प्राइवेट जो बंदा प्राइवेट है बराबर, ये सो क्या है सर, प्राइवेट क्लासेस में उसके बच्चे को एडमिशन दिलवाया और 25,000 रुपए किसने दिया, कंपनी ने दिया है। तो कंपनी ने किधर न किधर एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया नहीं दिया, दिया ना। तो अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ, बहुत बार बोला हुआ है, एनी बेनिफिट एमेनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल इन सैलरी हेड। हम लोग कहाँ पे टैक्सेबल कर देते हैं, उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक है, यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे 25,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल। नेक्स्ट आते हैं, मिस सपना अ डॉटर ऑफ मिस्टर जगत स्टडीज इन द डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन्ड एंड मेंटेन बाय भरत लिमिटेड। ट्यूशन फीस पेड फॉर मिस सपना was 750 पर मंथ बाय मिस्टर जगत। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज 5250 पर मंथ। यस, यानी वो बोलना कि वो क्या कर रहे हैं सर, मिस सपना एक डॉटर है जगत की, अभी वो कहाँ पे पढ़ रही है, डीपीएस पब्लिक स्कूल्स। यस, ओन्ड एंड मेंटेन बाय भरत लिमिटेड, यानी सर ये डीपीएस स्कूल किसकी है, ये स्कूल किसकी, एम्प्लॉयर की ही है बराबर। बट एम्प्लॉयर फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, एम्प्लॉय वहां पे कितना ले रहा है 750 पर मंथ। तो याद रखना अगर एम्प्लॉयर पेड फैसिलिटी दे रहा है, यस ओन्ड एंड मेंटेन है, बट यहाँ पे फ्री नहीं है, पेड फैसिलिटी। तो जितना आपने पास वाले से कितना लिया 5250, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई तेरा बेनिफिट कितना है 5250 मल्टीप्लाई बाय कितना है 12 कर दो। चलिए, यानी हमने क्या बोला कि भाई तेरे को इतना तो बेनिफिट हो गया, 5250 मल्टीप्लाई बाय 12 63,000। बट एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि सर इतना बेनिफिट थोड़ी होगा। बोला कैसे, कि भाई सर मैंने भी 750 750 रुपीज पर मंथ मैंने वहां पे फीस भरा है, यानी भले ही वो आसपास के कॉलेज में 5250 चार्ज करते हैं, बट सर उसमें से 750 मैंने खुद ने भी भरा है, तो कितना आएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 12 9,000। तो सर मेरे लिए जो बेनिफिट होगा वो कितना होगा 54,000, यानी ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपने पास तीन चीज थी, पहला कौन सा सर, पहले में जीरो टैक्सेबल है, सेकंड में 25, थर्ड में कितना 54,000। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा 54 प्लस 25 कितना आ जाएगा आपका आंसर
79,000 रुपीज क्या हो जाएगा टैक्सेबल, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 पे। विद्या रिसीव्ड 90,000 इन May 2020 टूवर्ड्स रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। विद्या मैडम को क्या हुआ 2021 में अनरियलाइज्ड रेंट मिला है 90,000 विच वॉज डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 18-19। जब 18-19 में विद्या क्या कर रही थी सर, एक्चुअल रेंट कंप्यूट कर रही थी, तो उसने बोला था कि एक्चुअल रेंट में से इतना नहीं आया मेरे को, तो वहां से उसने डिडक्ट कर लिया था। यानी मैडम ने वहां पे बेनिफिट ले लिया था। यानी सपोज 18-19 में रेंट कितना था, सपोज बोल रहा हूँ कि 5 लाख का रेंट था, तो उसने क्या बोला मालूम है गवर्नमेंट को कि सर 5 लाख में से 90,000 का रेंट मेरे को नहीं मिला है, तो कितना मिला 4,10,000। यानी ये कब की बात है 18-19 की बात है। यानी हम लोग किसकी बात करें 18-19 में मैडम ने बेनिफिट लिया था। यानी टैक्स किस पे भरा रहेगा 4,10,000 पे भरा रहेगा। अभी वो जो 90,000 का बेनिफिट लिया था वो पैसा कभी मिला 20-21 में मिल गया। कितने का मिला 90,000 पूरा मिल गया। तो जो बेनिफिट पहले लिया था तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी बेटी तूने पहले तो बेनिफिट ले लिया था, अभी क्या हो जाएगा वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल। बट याद रखना जिस साल आपको रिसीव होगा ना अनरियलाइज्ड रेंट वो साल में टैक्सेबल होगा। बट जब भी टैक्सेबल होगा तो आपको मिल जाएगा 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना आता है 27,000। देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट विल बी योर 63,000। यानी याद रखना से कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा 63। और जब भी 30% मिलता है ना अपने को क्या एक भी सर अमाउंट कभी भी आपका एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं बोलेंगे अरे ये भी खर्चा हुआ वो भी लेस करो, नहीं 30% मिल गया मतलब आपको कोई भी खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे आंसर 63 और जो भी खर्चा है वो कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 28। गणेश एंड राजेश आर को ओनर ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यस यानी वो क्या एसओपी के ओनर है, को ओनर यानी एक ही प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं। दे ओन 50% ऑफ शेयर ईच। यानी सर जैसे ये प्रॉपर्टी अपना ठीक है तो इसमें प्रॉपर्टी में कौन है सर गणेश भी है और राजेश भी है। 50% प्रॉपर्टी इसका 50% प्रॉपर्टी इसका। The interest paid by each co-owner during the previous year on loan taken for the acquisition of property during the year 2004 is 2,05,000। सर इंटरेस्ट कितना है 2,05,000 इसने पे किया 2,05,000 इसने पे किया। दोनों को ओनर ने अलग अलग इंटरेस्ट पे किया है। द अमाउंट ऑफ अलावेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर इज। सुनना यानी कितना डिडक्शन अलाउड होगा। यानी याद रखना एसओपी में एक तो लिमिट कितना होता है, ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके जितना इंटरेस्ट आप अवेल करो, नहीं एसओपी में मैक्सिमम कितना मिलता है आपको 2 लाख मिलता है। बट ये 2 लाख पर असेसी है, पर प्रॉपर्टी नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी में 10 लोग हैं तो 10 को मिला के 2 लाख मिलेगा, नहीं एक प्रॉपर्टी में 10 लोग हैं तो 10 को 2-2 लाख मिलेगा। यस तो यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी में कौन है गणेश है और राजेश है, तो राजेश भाई साहब को भी कितना मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख का मिल जाएगा और गणेश भाई साहब को कितना मिल जाएगा मैक्सिमम 2 लाख का मिल जाएगा। यानी यहाँ पे अपना आंसर कौन सा रहेगा सर, पर ओनर को कितना मिलेगा 2 लाख मिलेगा। इज इट क्लियर नॉट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर मिस्टर राघव हैज 3 हाउसेस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। यानी राघव भाई क्या कर रहे हैं तीनों घर में रहते हैं, 1 2 और तीनों घर में राघव रहता है। ये भी एसओपी मान लिया उसने, ये भी एसओपी मान लिया और ये भी क्या कर दिया एसओपी मान लिया। अभी सर जब तीनों घर में एसओपी मान लिया तो गवर्नमेंट क्या बोलती मालूम है कि आप तीनों घर में नहीं रह सकते, तीनों घर में से 2 घर को आप एसओपी अज्यूम कर सकते हो और तीसरा घर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डीएलओपी। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा सर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 हाउसेज एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर राघव would be treated as a self occupied, the other house will be deemed to be a let out property। yes चलिए नेक्स्ट बिजनेस हेड में स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग कहाँ पे आ गए बिजनेस हेड में। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच असेट सेपरेटली। यानी वो क्या कर रहे हैं सर एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं। सेल्स वन ऑफ इट्स मशीनरी इन अप्रैल 2020 एट 1,20,000। यानी उसने बेचा कितने में सेल वैल्यू उसको कितना आया सर 1,20,000। चलो बहुत बढ़िया कितना आया 1,20,000। द WDV ऑफ मशीनरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना है 1,35,000। WD कितना दिया सर 1,35,000। चलो बहुत ही बढ़िया। यानी सर उसने 1,35,000 की WDV वाला असेट कितने बेचा 1,20,000। यानी उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ सर 15,000 का। तो जब भी आपकी WDV से आपने कम में बेचा है ना तो जो भी लॉस आपको हुआ है ना दैट लॉस विल बी ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। यानी उसको हम लोग क्या नाम देंगे
टर्मिनल डेप्रिसिएशन कभी देंगे जब कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी होती है या फिर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी होती है और वो क्या ऑप्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तभी आपको करना है। डब्ल्यूडीवी के केस में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको हम लोग, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। चलिए ये 31 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन पूरा अपने को सर समझाएगा एग्जैक्ट होता है क्या। सुनना भी ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स एक्वायर्स एन असेट इन द प्रीवियस ईयर 2015-16 फॉर द यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च फॉर 2,75,000। मिस्टर एक्स ने क्या किया था सर, 15-16 में साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या किया था, एक असेट एक्वायर किया था 2,75,000 का। अभी मेरे को बोलो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जब हम भी लोग असेट लेते हैं तो वो असेट का पूरा बेनिफिट हम लोग कहाँ पे लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल देते हैं। यस, ये तो अपने को अलाउड है, जन्मसिद्ध अधिकार है अपना कि सर जब भी आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी असेट लोगे तो वो असेट का पूरा डिडक्शन हम लोग कहाँ पे ले लेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देंगे उसको। ही क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(4) इन द प्रीवियस ईयर 2015-16, जैसे उसने बोल दिया कि उसने क्या किया सर, 35 में डिडक्शन ले लिया। The asset was brought into use for the business of Mr. X in the previous year 2021 after the research was completed. जैसे ही रिसर्च खत्म हो गया उसने वो असेट को उठाया और अपने दूसरे बिजनेस में लेके आ गया। यानी ये मामला सेल टू आउटसाइडर का नहीं है, ये मामला कौन सा है, ट्रांसफर टू माय अनदर बिजनेस। यस, तो वो क्या बोलता है कि जब मेरा साइंटिफिक रिसर्च का काम खत्म हो गया तो मैं मेरे अदर बिजनेस में असेट को लेके आ गया। चलिए ठीक है, फिर क्या बोला आफ्टर, ठीक है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ असेट इज, यानी कौन सा कॉस्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो मेरे को बोलो जब 15-16 की मैं बात करता हूँ तो ये भाई साहब ने क्या किया, बैलेंस शीट में इन्होंने असेट परचेज किया रहेगा 2,75,000 का, और पूरा का पूरा असेट का वैल्यू उसने कहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया पूरा का पूरा, यानी डेप्रिसिएशन कुछ नहीं, सीधा पूरा असेट 100% कहाँ पे चार्ज कर दिया सर, उन्होंने उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया। तो अभी जब वो असेट का वैल्यू नील हो गया तो जब वो असेट दूसरे बिजनेस में मैं लेके जाऊंगा ना तो वहां पे भी वैल्यू क्या ट्रीट किया जाएगा, निल। क्या ट्रीट किया जाएगा, निल वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं मेरे ही किसी दूसरे बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निल। 32, Mr. X, a retailer, acquired furniture on 10th May 2020 for rupees 10,000 in a cash, okay. 15 May 2020 for rupees 15,000 and 20,000 by a bearer check and account pay check respectively. डेप्रीसिएशन अलाउेबल फॉर AY 21-22 विल बी, यानी वो क्या बोलता है कि सर मैंने 10 मई 2020 को 10,000 रुपया दिया असेट के लिए, कैश में दिया, चलो बढ़िया बात है। 15 मई 2020 को मैंने 15,000 दिया है, किसमें कैसे दिया सर, बैरर चेक से। कैसे दिया मैंने सर, बैरर चेक से। उसके बाद में सर क्या बोलता है वो, और 20,000 मैंने कभी दिया सर, वापस 15 मई 2020 को 20,000 दिया मैंने, कौन सा सर, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे चेक से। चलो तो अभी मेरे को ये बताना, 10 मई 2020 को 10,000 कैश में दिया। एज वी ऑल नो अप टू 10,000 एक ही दिन में एक ही पर्सन को कैश में दोगे चलेगा, तो वो असेट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्लेम कर लूंगा। बट आपने सर 15,000 बैरल चेक से दिया, यानी उन्होंने क्या बोला मालूम है कि सर अगर आप कैश में दे दो, क्या दे दो, कैश में सेम डे पे प्लस सेम डे प्लस सेम पर्सन, ठीक, और वो 10,000 से ज्यादा है, तो आपने जो 10 ऐसा असेट परचेज किया ना तो उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। यस, यानी उसके ऊपर आप कभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, कैश में क्या क्या आता है, मैं आपको अभी बता दूं। कैश में आता है आपका एक तो जो हार्ड कैश जो आप पेमेंट करते हो, सेकंड आता है आपका सर बेरर चेक, थर्ड आता है आपका क्रॉस पे चेक, या क्रॉस चेक बोल दो, यस, या फिर क्रॉस पे ड्राफ्ट। क्रॉस चेक कैसा होता है सर, यहाँ पे आपको चेक खाली ऊपर क्रॉस किया रहेगा, नीचे को पे का नाम नहीं लिखा रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस चेक। तो अगर आपने ऐसे पेमेंट किया तो हम लोग यही समझिए आपने पेमेंट कैसे किया, आपने पेमेंट कैश में ही किया, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट कैसे हुआ है सर, आपका बैरल चेक, मतलब ये कैश में, बट 10,000 से ज्यादा है, मतलब ये असेट पे तो डेप्रिसिएशन मिलने से रहा। यानी अपने पास असेट कौन सा, दो ही है, 20,000 और 10,000, कितना, 20,000
प्लस 10,000 दैट इज 30,000। 30,000 पे फर्नीचर पे कितना मिलता है 10%, कितना आ जाएगा आपका सर डेप्रिसिएशन 3,000। यस चलिए, the WDV of block plant and machinery or rate of depreciation 15% as on 1st April 2020 is 3,20,000 or second hand machinery costing rupees 50,000 was acquired on 1st September 2020 थ्रू अकाउंट पे चेक। चलो अपने को चाहिए भी क्या, अपने को भी तो अकाउंट पे चेक ही चाहिए। अगर आप अकाउंट पे चेक से परचेज करते हो यानी इन शॉर्ट कैश, हार्ड कैश, फिर आप बोल सकते हो बैरल चेक, क्रॉस पे चेक, फिर आपका क्रॉस पे ड्राफ्ट, इससे अगर आप परचेज करते हो तो आपको 10,000 से ज्यादा परचेज पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इससे कम क्या चलेगा। बट इसको छोड़ के अगर आप जैसे अकाउंट पे चेक से परचेज करते हो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से आप परचेज करते हो, ईसीएस से आप परचेज कर रहे हो तो यस आपको फिर क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए, उसके बाद में पुट टू यूज कभी किया 1 नवंबर 2020 यानी परचेज कभी किया था सर 1 सितंबर 20, पुट टू यूज कभी किया 1 नवंबर 20। याद रखना सर खाली असेट परचेज करने से कुछ नहीं होता, अपने को उसको पुट टू यूज करना है। डेप्रिसिएशन कब से मिलेगा, पर पुट टू यूज से। ड्यूरिंग जैन 2021 पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख। चलो हमने क्या किया, असेट बेच दिया। कैसे करते, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था अपने पास 3,20,000, एड आपने कितना परचेज किया, तो देखो परचेज भले मैं 1 सितंबर किया बट यहाँ पे मैं डेट कौन सा डालेंगे 1 नवंबर 2020 ताकि मालूम रहे अपने को सर पुट टू यूज से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। कितने का सर 50,000 का। और आपने क्या किया, बेचा, सोल्ड। कितने का बेचा आपने, 2 लाख का असेट बेच दिया। चलिए तो आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना बचा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 3,20,000 प्लस 50 3,70,000 माइनस 2 लाख कितना आता है सर आपका 2,70,000 सॉरी 1,70,000। 3,20,000 प्लस 50,000 माइनस 2 लाख 1,70,000, ये आपका क्या बच गया सर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अभी एज वी ऑल नो सर हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ये 2 लाख सबसे पहले कहां से गया रहेगा सर 3,20,000 में से, यानी 3,20,000 में से 2 लाख का मशीन चला गया, कितना बचा 1,20,000 का। तो अभी मेरे को मालूम है कि अपना टोटल कितना है 1,70,000 क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। इसमें से पहला कितना बचा है ओपनिंग 1 अप्रैल 2020 वाला कितना बचा है 1,20,000। उसके बाद में जो 1 नवंबर 2020 का था वो कितना बचा आपका पूरा का पूरा 50,000। चलिए अभी जो असेट मैंने 180 डेज से पहले यूज किया है यानी ज्यादा यूज किया है तो अपने को पूरा मिल जाएगा। यानी ओपनिंग तो ऑब्वियसली मैंने पूरे साल उसको यूज किया, कितना मिल जाएगा 15% 18,000 प्लस जो मैंने यूज किया सर 50,000 वो कभी पुट्टी यूज किया 1 नवंबर। यानी अगर मैं यहां से मार्च तक काउंट करूंगा तो 180 डेज से कम होता है तो हमको कितना मिलेगा हाफ, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5%। चलिए 50,000 का आप 7.5% बताइए कितना होता है 3,750। अगर मैं 18,000 प्लस 3,750 को ऐड करता हूं तो योर आंसर विल बी 21,750। कितना आ जाएगा 21,750। तो अपना आंसर कौन सा आएगा 33 का ए, दैट इज 21,750। यस चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैसर्स एबीसी एन एलिजिबल assessee following mercantile system of accounting carrying on eligible business under section 44 AD provides the following detail। अपने को फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर कितना है 130 लाख। अभी 44 एडी क्या बोलता है 2 करोड़ से कम होगा तो 44 एडी अडॉप्ट कर सकते हो। तो मेरे पास कितना है 1.3 करोड़ है तो यस मैं 44 एडी अडॉप्ट कर सकता हूँ। अभी 44 एडी क्या बोलता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 44 एडी कि आपको मैं क्या देता हूँ प्रेजम्पटिव प्रॉफिट का रेट देता हूँ। प्रेजम्पटिव प्रॉफिट यानी आप चाहो तो 6% अपना प्रॉफिट बता दो, आप चाहो तो 8% अपना प्रॉफिट बता दो और आप चाहो तो 8% अपना प्रॉफिट बता सकते हो। सर आपने 3 रेट क्यों बोला, मैं बताता हूँ। ठीक है वैसे 2 ही रेट है बट हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो क्या अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। 6% कभी बताना है जब आपको आपका सेल्स यानी मेरा 20-21 में अगर सेल्स हुआ है तो उसमें अगर मेरे को अकाउंट पे चेक से पैसा मिलता है अदर देन कैश पैसा मिलता है तो अपने को 6% के हिसाब से प्रॉफिट बता दो। बट प्लस मिलना कभी चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कभी सर बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल करने से पहले पहले मिलना चाहिए। यानी अकाउंट पे चेक से मिलना है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से ले लो, आप ईसीएस से लो, किससे भी लो बट रिटर्न फाइल करने से पहले पहले मिलना चाहिए। तब आप जो भी सेल मिला अमाउंट उस पर 6% लगा दो। 8% सर अगर आपको कैश में मिलता है तो ठीक है,
और 8% सर रिटर्न फाइल करने के बाद में, या नहीं मिला मेरे को, क्या लिखते हैं आप, नॉट रिसीव्ड टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बस। यानी फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद में कैश में मिलो, अदर देन कैश में मिलो, आपको 8% के हिसाब से प्रॉफिट बताना पड़ेगा। चलिए पहला हम लोग देखते हैं। 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे चेक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सर मेरे को अकाउंट पे चेक से मिल गया, तो ये तो इधर आ गया 6% में। 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आता है सर आपका? 1,50,000। ये आपका क्या आ गया सर? 1,50,000। फिर नेक्स्ट क्या लिखा? 50 लाख रिसीव्ड बाय कैश, खत्म। कैश दिखा मतलब 8%, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, कितना आता है? 4 लाख। एंड फिर क्या आता है? 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यानी ये भी कैसे मिला? अकाउंट पे ही से मिला, तो 25 लाख यहाँ पे भी आ गया। 6% कितना आता है सर? 1,50,000 का प्रॉफिट ले लो। और लास्ट क्या लिखा? 30 लाख नॉट रिसीव, अगर नहीं रिसीव हुआ है या फिर ड्यू डेट की फाइलिंग के बाद में रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई बाय कितना? 8%, 2,40,000। चलिए, यानी टोटल अपने को ऐड करना कौन सा? 1,50,000, 1,50,000, 4 लाख और 2,40,000। चलिए ऐड करो, कितना आता है? 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,40,000। यानी अपना प्रिजम्पटिव प्रॉफिट कितना बताना पड़ेगा? 40 के अंदर 9,40,000 आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन है नहीं अपने पास। यस, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 9,40,000। यस, क्या ये समझा नहीं समझा? नेक्स्ट आते हैं, अगेन मोस्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ ये। मिस्टर साहिद, अ होलसेल सप्लायर ऑफ डाइज, प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग कैश पेमेंट्स he made throughout the year. पहला, 12 June 2020 loan repayment of 27,000 taken for business purpose promised friend Kunal. The repayment also includes interest of 5,000. चलिए ठीक है। Second, 19 August 2020 portable die machinery purchased for 15,000. The payment was made in cash in 3 weekly installments. चलिए बहुत बढ़िया बात है। 26 Jan 2021 payment of 10,000 made to the electrician due to unforeseen electric circuit at a shop. और 28 Feb 2021 परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर फॉर 13,500। यानी हमने क्या किया? ये सब पेमेंट कैश में किया है। यानी व्हाट विल बी डिसअलाउंसेस अंडर 40A3 इफ एनी, इफ मिस्टर शाहिद ऑप्ट्स टू डिक्लेयर हिज इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD। अभी याद रखना 44AD क्या बोलते मालूम है? कि भाई मेरे को सेक्शन 30 से 38 तक के जितने भी खर्चे वो डीम टू बी अलाउड हो जाएंगे। यस, यानी सर अगर जैसे मेरा सेल्स कितना है? मेरा सेल्स है 40 लाख है सपोज, तो I am opting 44AD, it means I have to pay tax on 8% of profit। 40 लाख का 8% कितना होता है? 3,20,000। तो 3,20,000 एक बार अगर आपने निकाल दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब सर आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी आपको और कोई एक्स्ट्रा खर्चा लेस करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी खर्चा क्या करना है? लेस नहीं करना है। ठीक है, कैसे? जब मैंने 3,20,000 निकाल दिया, जब मैंने क्या किया? 3,20,000 निकाल दिया, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा लेस करने की जरूरत नहीं है। बराबर, यस। तो वही काम करना है। 40 लाख का 8% कितना होता है आपका सर? 3,20,000। कितना होता है आपका? 3,20,000। इसके बाद में कोई भी खर्चा लेस नहीं करना। इट मींस जो भी आपके ये खर्चे हैं अलाउड डिसअलाउड, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स सीधा किस पे बनना है? 3,20,000 पे ही बनना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर कोई भी डिसअलाउंसेस नहीं होगा। आंसर विल बी योर निल। क्यों? क्योंकि सर मेरे को 44AD क्या बोलता है? 40 लाख पे सीधा 8% क्या कर दो? आप भर दो। यस, तो 40 लाख पे 8% कितना होता है? निल। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 36। For an assessee who is a salaried employee who invests in equity shares, what is the benefit available in respect of securities transaction? शायद से हम लोग कैपिटल गेन में एंटर कर चुके हैं। Tax paid by him and sale of acquisition of 100 listed shares of X Limited has been held by him for 14 months। अभी लिस्टेड शेयर्स अगर आप 12 महीने से ज्यादा रखते हो तो वो कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म। कौन से होते हैं सर आपके? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में तो लिस्टेड शेयर्स पे अगर आपने एक्विजिशन के टाइम पे एसटीटी पे किया और ट्रांसफर के टाइम पे आपने पे किया, तो आपको 112A क्या हो जाता है? एप्लीकेबल। 112A क्या बोलता है? अप टू 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल एट 10%। बराबर। तो यहाँ पे देखो अपना आंसर शायद से सी दिख रहा है मेरे को। कैपिटल गेन्स विदाउट डिडक्टिंग एसटीटी पेड इज टैक्सेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 10% ऑन सच कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख। यस, नेक्स्ट आते हैं 37 पे। अंडर सेक्शन 54EC, बहुत ही बढ़िया सेक्शन 54EC एग्जिबिशन की बात करता है। वो क्या बोलता है?
capital gain on transfer of land or building or both are exempted if invested in the bonds issued by NAI and RECL or other notified board। यानी वो क्या बोलता है कि सर अगर मेरे को 54 ईसी में क्या लेना, एग्जेम्पशन अवेल करना है, और मैंने क्या बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो याद रखना 54 ईसी में अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच के बॉन्ड खरीदोगे ना तभी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो भाई साहब ने भी वही काम किया है। एंड क्या लिखा है सर, कितने टाइम के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो फ्रॉम दी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो सर अपना आंसर कौन सा रहेगा सर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आप फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, बराबर ये सुन लो। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा रहेगा, आंसर आपका रहेगा ए वाला। यस 37 का आंसर कौन सा रहेगा आपका, ए। क्या रहेगा सर, विद इन अ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो ये होने के बाद में 38, मिस्टर ए एजड 45 years sold an agricultural land for rupees 52 lakh on 4th October 2020, acquired at a cost of 49.25 lakh on 13th September 2019, situated at 7 kilometer from the jurisdiction of the municipality having population of 4 lakh। यानी वो क्या बोलते हैं, 4 लाख जहां पे पॉपुलेशन था ना उसके 7 किलोमीटर दूर, कितना, 7 किलोमीटर दूर हमने क्या किया सर, एक मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया है। तो बेटा मेरे को बोलो, अभी जस्ट जब अपन ने पहला ही एमसीक्यू स्टार्ट किया था वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर आप पॉपुलेशन में आते हो 1 लाख से लेके 10 लाख तक के, 1 लाख से लेके 10 लाख तक के, तो ये तो एरिया आपका क्या बन जाएगा, अर्बन बन जाएगा। अलोंग विथ 6 किलोमीटर, कौन सा किलोमीटर, 6 किलोमीटर वाला एरिया क्या बन जाता है आपका अर्बन एरिया। बट हमने कौन सा बेचा सर, हमने तो हमारे म्युनिसिपैलिटी लिमिट से 7 किलोमीटर वाला असेट बेचा है। तो क्या ये 7 किलोमीटर वाला असेट अर्बन में आता है रूरल में आता है, सर ये तो आता है रूरल में आता है। बट याद रखना एग्जेम्पशन किसका मिलता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का, और हमने बेचा भी क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही बेचा। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भाई ये वाला जो है ना एग्रीकल्चर लैंड, ये तो आपका टैक्सेबल है ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है। क्या ये आपका एग्जेम्प्ट क्यों, क्योंकि ये रूरल की कैटेगरी में आता है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाँ फिर आते हैं, एंड ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड फॉर रुपीज 53 lakh on 12 December 2020, acquired at a cost of 46 lakh on 15 Feb 2019, situated at 1.5 kilometers from the jurisdiction of municipality having population 12,000। चलिए यानी जहां पे 12,000 है तो 12,000 तो अपना आ जाता है अलॉन्ग विद 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के दायरे में भी जो लैंड आएगा दैट विल बी योर अर्बन लैंड। तो हमने कौन सा बेचा, 1.5, तो हाँ ये आपका अर्बन है, और अर्बन बेचोगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सुनना, अभी अर्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हमने परचेज कभी किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर्ड किया था, कि कभी एक्वायर्ड किया सर 15 Feb 2019 एट 46 लाख, 46 लेकिन आपने एक्वायर किया। बेचा कभी सर आपने, आपने बेचा उसको कभी सर 12/12/2020, 12 दिसंबर 2020 कभी बेचा आपने सर, बेचा भी आपने उसको 53 लाख में। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप क्या करते हो सर, अगर आप उसको रखते हो 24 मंथ तक या उससे कम तो शॉर्ट टर्म अदरवाइज लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से एक्वायर किया था 15 Feb 2019, बेचा कभी 12/12/2020, तो ये क्लियरली कौन सा एग्जांपल है, शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में तो हम लोग इंडेक्सेशन भी नहीं निकालते, क्या करते हैं, सेल वैल्यू ले लीजिए माइनस क्या करते हैं, सीधा कॉस्ट प्राइस 7 लाख। चलिए तो आपका आंसर कौन सा आएगा सर, यानी पहला तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सेकंड कौन सा टैक्सेबल, वो भी कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आंसर कौन सा आपका बी, कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 7 लाख। नेक्स्ट आते हैं 39, 39 से शायद वी आर एंटरिंग इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मिस्टर कश्यप हैज एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 10/10/2020 फॉर रुपीज 15 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ परचेज इज 16,20,000। इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कश्यप। जैसे ये उसका दोस्त है, कौन है, मिस्टर कश्यप का दोस्त है, फ्रेंड, और ये कौन है भाई साहब, मिस्टर कश्यप है। अभी कश्यप ने क्या किया, ये जो लैंड है बिल्डिंग है उसको 15 लाख में ले लिया, जबकि ये लैंड का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था सर, 16,20,000। यस, तो मैंने क्या बोला मालूम है, अभी कश्यप को कम में तो मिला ना, मार्केट वैल्यू यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, 16,20,000, जबकि आपने कितने में लिया, 15 लाख में ले लिया। यानी कश्यप को फायदा तो हुआ है, यानी रिसीवर को फायदा हुआ है। मतलब ये क्या होगा, रिसीवर के लिए गिफ्ट माना जा सकता है, क्या माना सकता है, गिफ्ट। बट उन्होंने क्या बोला मालूम है, एक काम कीजिए, कश्यप ने कितना रुपया दिया, 15 लाख,
मल्टीप्लाई बाय रिसेंट अमेंडमेंट कितना 110% आप चेक कीजिए। तो मैंने 15 लाख का मल्टीप्लाई बाय 110% चेक किया, कितना आया 16,50,000। कितना आया 16,50,000। तो आप चेक करो कि चलो इतना एसडीबी होगा चलेगा, हम आपको माफ कर देंगे। यानी जितना आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है उसका 110% तक एसडीबी होता चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आप 15 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा सर, 15 लाख आपका अमाउंट हो जाएगा, कोई भी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। कि हम यही समझे आपको फायदा हुआ ही नहीं है। तो जब मैंने निकाला 110% कितना आता है 16,50,000। तो मैं क्या बोलूँ मालूम है, अगर एसडीबी 16,50,000 तक होगा ना तो कश्यप को कोई टेंशन नहीं है। तो जब हमने क्वेश्चन देखा तो एसडीबी कितना था 16,20,000। तो हम लोग बोलेंगे सर कश्यप को कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने जितना गवर्नमेंट के हिसाब से एसडीबी 110% आता है उससे कम में ही उसका एसडीबी था। तो हम लोग क्या बोले कश्यप के लिए एक भी अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। यस और नो। चलिए बराबर 40 आते हैं। मिस्टर एक्स एजड 61 ईयर्स रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 12 लाख। अभी याद रखना डिविडेंड किससे भी मिलो क्या हो जाएगा सर आपका टैक्सेबल हो जाता है, इवन इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी। बट याद रखना इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है ना, उसमें आपको 20% डिडक्शन दिया जाएगा सीधा का सीधा, यानी कितना होगा 2,40,000। तो मेरे को बोलो टैक्सेबिलिटी कितना आएगा 9,60,000। अभी अगेन आपको जब 20% दिया है डिडक्शन, इट मींस आपको अभी भी क्या नहीं मिलेगा, कोई भी बाकी के खर्चे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी के खर्चे क्या है सर, आपके 3 लाख का खर्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कभी भी उसका नहीं मिलेगा। यानी याद रखना रिसेंट अमेंडमेंट क्या है, एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी विल बी टैक्सेबल एंड व्हेन यू आर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम डिविडेंड you are allowed to deduct only 20% expenses, but in short any other expenses that is commission or whatever name called will not be allowed as a deduction। वो आपको कभी भी डिडक्शन में अलाउड नहीं होंगे। यानी क्या करना अपने को, जैसे डिविडेंड मिला 20% लेस कर दो, अगर खर्चा हुआ है तो उतना आपको क्या हो जाएगा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतना अपन लेस कर देंगे, रेस्ट ऑफ अमाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने क्या किया आज के एमसीक्यूज पार्ट 2 के सेशन हम लोगों ने ज्वाइन कर लिए, सॉल्व कर लिया है। अभी अगर आपको सर कोई भी नोट्स अमेंडमेंट्स अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, यस रिलेटेड टू सर कोई भी जैसे सब्जेक्ट बोल दो, अकाउंट, कॉस्टिंग, एफएम, इको, फिर टैक्स, जीएसटी, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स, डिस्क्रिप्शन, जो भी अपडेट्स सब आपको मिलते जाएंगे। और वहां से क्या करते आप सर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। यस, तो आपको जल्दी से करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, और सर बहुत सारे मेरे पेज है, सी हब के पेज है, वो सब आपको दिए जाएंगे, आप उनको फॉलो कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती जाएगी। यानी आप मतलब आपका काम ही खाली पढ़ना रहेगा। यस, तो वो आप क्या कीजिए सर आप देख लीजिए अच्छे से। तो आपको सर बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारे वीडियोस है, अराउंड सर 500 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपको सी हब के ये चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो आप क्या कीजिए देखते रहिए। ठीक है, यस, तो रेगुलर पढ़ते रहिए। यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो दौर मुश्किल वाला चल रहा है वो आपका आराम से भी चला भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 महीने में कंडीशन और अच्छी हो जाएगी, फिर हम लोग वापस अपने सही ट्रैक पे भी आ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रहिए, पढ़ते रेगुलर रिवाइज करते रहिए, बस यही काम है कि जब तक एग्जाम हो या नहीं हो, अपने को एग्जाम जब भी होगा मेरे को देना ही है, बट वहां तक आपको ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। यानी ये आपका खाली 1 महीना जो भी पीछे गया है वो क्यों गया है, ताकि आप और लोग और स्ट्रांग बन सको, आप लोग और अच्छे से मेहनत कर सको। ठीक है, तो चलिए गाइस ये आपका 40 हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे और 20-25 क्वेश्चन के साथ में, तब तक उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।